हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्रैक एनी एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गति, जो कि गति के जितने प्रकार होते हैं उस सब हम लोग देख लेंगे। ये लूसेंट और एनसीईआरटी से रिलेटेड है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के लिए लूसेंट एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग इसको फिगर से देखेंगे ताकि हमारे दिमाग में अच्छी तरीक़ा से पिक्चर क्लियर होगा, तो हम लोग का रटना नहीं पड़ेगा और अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट में इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए दोस्तों, हम लोग ये सदिश राशि और अदिश राशि ये दोनों हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गति। गति के देखिए, तो गति में होता है भौतिकी अवस्था। भौतिकी अवस्था में दो गो होता है, एगो विरामावस्था होता है, एगो गतिज अवस्था होता है। विरामावस्था उसे कहते हैं। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा एक नज़र देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल्स और अंदर वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए विरामावस्था, स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है, उसे विरामावस्था कहा जाता है। ठीक है। स्थिति में लगातार बदलाव होता है, उसे क्या कहते हैं, गतिज अवस्था कहते हैं। गति, मान लीजिए गति। देखिए गति के प्रकार के कितने हैं, तो एक समान गति होता है, असमान गति होता है, दोलन गति होता है, रेखीय गति होता है, वृत्तीय गति होता है। देखिए एक समान गति समान समय में समान दूरी को तय करना क्या कहलाता है, समान गति कहलाता है। इसी प्रकार असमान होता है जोन में कि असमान दूरी तय करेगा, तो उसे असमान गति कहते हैं। दोलन गति, दोलन गति है, इसके लिए एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना कर लाएंगे। दोलन गति में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए रेखीय गति और वृत्तीय गति, तो रेखीय गति रेखीय पथ पर होता है, वृत्तीय गति वृत्तीय पथ पे। जैसे मैं दूरी, चाल, विस्थापन, वेग, ये सब डिटेल में अंदर पढ़ा जाएगा। चलिए ये सब तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, बाकी अंदर अब इधर का देखते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया गति। गति किसको कहते हैं, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपना स्थिति में परिवर्तन करती है, तो इस वस्तु को गति की अवस्था कहते हैं। इसमें कह रहा है कि समय परिवर्तन के साथ जैसे जैसे समय बदल रहा है, अपनी स्थिति में भी परिवर्तन कर रही है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, तो गति कहते हैं। इतना तो कंप्लीट हो गया कि देखिए समय परिवर्तन के साथ, जैसे में ये भी देखिए, इसमें ये अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। ये क्या कर रहा है, कार ये गति कर रहा है इधर, इसके भी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पहाड़ जा रहा है पीछे की तरफ से, ये कार भी आगे में यहाँ जा रही है, ये क्या है, गति है। देखिए गति का उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक गतिमान ट्रेन में कुछ व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं। जब ट्रेन पटरी पर गतिमान अवस्था में है, तो ट्रेन के सहयात्री एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में होते हैं। देखिए ये ट्रेन है जो कि गति कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा है, ये सब तो लगता है कि विरामावस्था में, इनके सहयात्री है ना, इनको लगता है कि विरामावस्था में, ये एक दूसरे से मूव नहीं कर रहे हैं, अपने में बैठकर लगता है कि ट्रेन नहीं चल रही है। लेकिन परंतु अब देखिए, जब ट्रेन के बाहर की वस्तु, अन्य वाहन, पेड़ पौधा, भवन, पर्वत आदि, मतलब कुछ भी, ये देखिए यहाँ पर इक्वल क्या जा रहा है, ये जो पोल है, जो पेड़ पौधा, ये सब ट्रेन में बैठे यात्रियों को गतिशील प्रतीत होती हैं। देखिए ट्रेन के जब बाहर ये व्यक्ति देख रहा है, तो इसको कैसा लग रहा है कि गतिशील प्रतीत हो रहा है। जैसे में ये भी देखिए, ये ट्रेन में है, ट्रेन के बाहर देख रही है, तो ये सब गतिशील प्रतीत हो रहा है। लेकिन अंदर जो बैठा है आपस में, ये कुल क्या लग रहा है कि विरामावस्था में है, ये सब गतिशील नहीं है। यहाँ से क्लियर हो गया। देखिए अब इसी पर हम लोग क्वेश्चन को देखते चलेंगे, जैसे कि एग्जाम में पूछा गया है ये सब। ये देखने से क्या मालूम चलेगा कि कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन डाले हैं, ऐसा ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन डाल रहे हैं ताकि ज़्यादा भी लंबा वीडियो ना हो और क्वेश्चन भी समझ में आए कहाँ से पूछ रहा है। देखिए जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जाती है, तो क्या कहते हैं बताओ। जब मान लो कि ये वाला देखे, जो गाड़ी चल रही थी, तो उसके साथ मतलब कोनो वस्तु रहे, लगातार स्थिति बदलते क्या कहे, तो कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है, वह गतिशील है, उसके कुछ दूरी तय की है। ये बताइए, यहाँ पर कह रहा है आराम की स्थिति में है, तो बताइए तो कौन सी होगा, गतिशील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या है, देखिए इसमें कह रहा है प्रेक्षक जो बैठे ना, उसका क्या होता है कि सापेक्ष, मतलब समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता, तो क्या होता है कि गतिशील होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ लिए, जहाँ उस समय तो गाड़ी क्या कर रही थी, गति कर रही थी, यहाँ पर गाड़ी वही है लेकिन गति नहीं कर रहा है, कुल पहाड़ वहाड़ जहाँ पर है स्थिर है, इसके सापेक्ष में कुछ मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है समय की स्थिति में। तो देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, लिखा है, यदि समय तथा परीक्षक की स्थिति में सापेक्ष किसी वस्तु ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन ना हो, तो यह उस वस्तु की विरामावस्था कहलाती है। समझ में आ गया कि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या होता है, विरामावस्था। ये कुल तो ईजी है। अब देखिए विरामावस्था के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जमीन में लगा पेड़
इक्वल पेड़ पौधा लगा रहता है, इक्वल विरामावस्था होता है। मेज पर रखी हुई पुस्तक, एक चलती कार में बैठे हुए यात्री, सापेक्ष उसी उसके सापेक्ष उसके सहयात्रियों की स्थिति। मतलब वहीं जो ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा था तो वो देख रहा था इसको, ये देख रहा था इसको, तो लगता था कि ये विरामावस्था में है। ठीक है। आज टेबल पे मेज उस पर, जैसे में कि ये गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर रखा हुआ कुल बक्सा उक्सा है, तो ये कैसा स्थिति है, विरामा स्थिति है। देखिए वो कुल तो ईजी था, मतलब कि जो हम लोग का नॉलेज लाना था ये कुल पहले से पहले। लेकिन अब हम लोग के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा इधर से, और उधर भी पूछा था, देखिए कि प्रीवियस ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर गति के प्रकार, गति का प्रकार हम लोग देखते हैं तो 3 प्रकार में होता है, जैसे में तल के आधार पर गति, और पथ के आधार पर गति, और समय अंतराल के आधार पर गति। अब आगे देखिए, तल के आधार पर गति को 3 भागों में बांटा गया है। एक विमीय, जैसे में 1 डायमेंशन मोशन, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। जैसे में देखिए, एक विमीय गति, एक विमीय गति, यदि कोई पिंड किसी भी दिशा में एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में गति करती है तो इसे एक विमीय गति कहा जाता है। इसमें वस्तु की केवल एक विमा ही परिवर्तनशील होती है, जैसे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए जैसे मैं कह रहा है कि एक विमा ही परिवर्तनशील, जैसे में ये ऊंचाई है, मतलब ऊंचा से और नीचे से जा रहा है, आ रहा है, तो ये हो गया। ये देखिए लंबाई, ये कार जा रही है तो इसका एक ही खासी परिवर्तन हो रहा है, खासी जा रही है। जैसे में देखिए यहाँ पर दिया है एक्स अक्ष, यहाँ पर वाई अक्ष, यही मतलब लंबाई में जाए या चौड़ाई में जाए, ये कुल क्या कहलाता है, एक विमीय। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, सीधी सड़क पर गतिमान वाहन। देखिए सीधी सड़क पर गतिमान वाहन क्या है, एक विमीय है। एक निश्चित ऊंचाई से गिरता हुआ कोई मतलब गेंद, चाहे ऑब्जेक्ट, वस्तु, ये सब है जो कि क्या है, एक विमीय गति का उदाहरण है। समझ गए, एक विमीय क्या कहलाता है, जो 1 डायमेंशन में करे एक विमीय कहलाता है। देखिए द्विविमीय गति, अब कह रहा है 2 डायमेंशन मोशन, कह रहा है कि जब कोई पिंड एक ऐसी तल में गति करता है जिसमें उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए 2 अक्ष का निर्देशांक को, जैसे में एक्स वाई तथा वाई जेड तथा अथवा चाहे एक्स जेड को आवश्यकता होती है, तो इसे द्विविमीय गति कहा जाता है। देखिए द्विविमीय गति ये कहलाता है कि जैसे में कि इसमें 2 डायमेंशन की जरूरत होता है, 2 दिशा के। ठीक है। जैसे इधर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो देखिए ये मतलब कोई ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है इधर सुनो यू वेग से, तो ये क्या हो रहा है कि इधर भी जा रहा है और उधर भी जा रहा है। तो इधर भी जा रहा है मतलब एक्स अक्ष की तरफ भी जा रहा है, तो इतना दूर आया, और ऊंचाई कितना गया, इतना गया, तो ये इतना जो आया, तो क्या कहा, 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन। जैसे में देखिए ये लड़का है, एक गेंद मारा तो ऊपर भी जा रहा है, और साइड में इसके नीचे नीचे भी इधर भी जा रहा है, तो इधर भी आ रहा है। तो देखिए इधर यहाँ तक का हम लोग देखते हैं, वैसे बनाया गया फिगर वहाँ पर, लेकिन देखिए गेंद यहाँ पर आया है, तो कितना ऊंचाई आया है, तो एक एक्स के मान बता लेंगे, और कितना एक्स है, इधर से कितना दूर गया है, ये एक्स हो गया। तो ये यानी कि 2 डायमेंशन बता रहा है। जैसे में ये भी है, ये गाड़ी चल रही है, तो कार चल रही है, तो यहाँ पर आया ना, तो इधर भी कितना ऊंचाई गया, और इधर भी कितना एथी में आया ऊंचाई, चाहे मतलब कि दूरी देख लीजिए कि इतना इधर गया, इतना इधर, तो ये 2 डायमेंशन हो गया। जैसे में उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मैदान में कार की गति, एगो हो गया तोप से दागी गई गोले की गति। ठीक है, तोप से, तोप वाला तो हम फिगर नहीं डालने, बाकी तोप से दागी गई गोले। नाव में, नदी में नाव की गति, और कर रहा है किक मारने के बाद हवा में फुटबॉल की गति। जैसे मैं ये वाला बताए। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्विविमीय गति क्या कहलाता है। अब देखिए 3 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन को हम लोग देखते हैं त्रिविमीय गति। तो इसमें कह रहा है कि जब कोई पिंड इस प्रकार गति कर रहा हो कि समय के साथ उसकी स्थिति तीनों विमाओं में परिवर्तनशील हो रही हो, तो इसे त्रिविमीय गति कहलाते हैं। इसमें वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए 3 अक्ष की जरूरत होता है, जैसे में एक्स वाई जेड इक्वल तीनों अक्ष की जरूरत होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड तीनों अक्ष की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए त्रिविमीय के हम लोग देख लेते, उदाहरण के पहले में देख लीजिए, यहाँ पर 3 अक्ष के क्या कहलाता है। देखिए इधर से गया, तो इधर से एगो दिया है एक्स अक्ष, इधर वाई अक्ष, इधर जेड अक्ष, तो एक्स अक्ष में कितना गया, वाई अक्ष में कितना गया, इधर जेड अक्ष में कितना गया, और वाई अक्ष में कितना ऊंचाई पर एक गेंदा गया है, जिसे त्रिविमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति को उदाहरण क्या कहलाता है, जैसे किसी मक्खी की गति, जैसे किसी मक्खी, या ये हो गया ये चिड़िया की गति, मतलब आकाश में उड़ रहा है ना, तो 3 डायमेंशन करता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी दाएं कभी बाएं, मतलब कहीं कहीं पर गति करते रहता है, रेंडम गति करते रहता है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन हो गया। जैसे में अब दूसरा का देखते हैं, जब तेज हवा चल रही हो तो पतंग की गति। यहाँ पर पतंग कैसे कर रहा है, 3 डायमेंशन मोशन कर रहा है, इधर से उधर कर रहा है, तो ये क्या है, 3 डायमेंशन मोशन।
अब देखिए पथ के आधार पर गति को हम लोग पढ़ेंगे, 3 टाइप उधर पढ़ लिए। और पथ के आधार पर क्या होगा, स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, प्रक्षेप गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है। और दोलन तथा कंपन गति, दोलन तथा कंपन गति को हम लोग अलग से एक वीडियो लाएंगे, उधर देखेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब इधर। अब कर रहे हैं पथ के आधार पर गति। तो पथ के आधार पर गति स्थानांतरीय गति हम लोग देखते हैं, जब कोई वस्तु अपना स्थान बदलती है तथा उस पिंड के सभी कण एक समान वेग से गति करता है तो उस गति को क्या कहते हैं, स्थानांतरीय गति कहते हैं। देखिए इसमें करें कि स्थान तो अपना स्थान तो बदलता है, लेकिन उस जितना ही पिंड है, मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये अपने साथ ये धूल कण बालू अपने साथ अपने अक्ष पर पूरा घुमाते रहता है। जैसे में कि ये उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पृथ्वी की गति क्या कर रहा है ना, कि अपने अक्ष पर पूरा मतलब घूम रहा है, और जितना उससे लगा हुआ है कण उसको भी घुमा रहा है, ठीक है। तो स्थानांतरीय गति कहलाता है। जैसे में हवाई जहाज है, हवाई जहाज उड़ रही है तो अपने साथ सब चीज़ लेकर उड़ रही है, जितना उसमें बॉडी पार्ट लगा है सब लेकर उड़ रही है, तो इसे स्थानांतरीय गति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं इसको, जब कोई वस्तु अपना स्थान बदलती है तथा उस पिंड के सभी कण एक समान वेग से गति करता है तो उस गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। सभी मतलब कण एक साथ गति करता है, इसमें भी गति कर रहा है, इसमें भी गति कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरीय गति। चलिए अब आगे अगला क्या कर रहा है कि सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति को हम लोग 1 डायमेंशन के तरह भी देख सकते हैं, वैसे ही है। चलिए देखिए इसको, इसमें कह रहे हैं जब कोई कण अथवा पिंड एक सरल रेखा सीधे मार्ग में गति करता है तो उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मान लो कि वो सीधे मतलब गति करता है तो उसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। कोई भी कण हो, कोई या कोई पिंड हो, कुछ भी हो वस्तु, ये उस सीधी रेखा में गति करेगा ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति करेंगे। देखिए उदाहरण देख लेते हैं, पेड़ से गिरता हुआ फल की गति। ये जो पेड़ से फल गिरता है तो इधर से टूट कर नीचे गिरेगा तो कैसे गिरेगा, एकदम सीधे आकर गिर जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति। अब ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि पेड़ से गिरा हुआ यदि फल को कैसा गति है, गुणन गति, ये गति वो गति सब बताएगा, लेकिन हम लोग बताएंगे सरल रेखीय गति। देखिए जैसे में ये भी इम्पोर्टेंट है, बंदूक से निकली गोली, ये कैसी गोली है भाई, तो सरल रेखीय गति है। पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कौन कहलाता है, मतलब सीधे से एकदम सीधे, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल गिरती हुई कोई वस्तु, मतलब कि जैसे में हम लोग उधर देखे थे ना 1 डायमेंशन में देखे थे, किधर है, ये देखिए ऊर्ध्वाधर है, जो कि पृथ्वी पर जो गेंद गिर रहा है ऊपर से नीचे, तो कैसे गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इसको हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। और ही कुछ है, तो यहाँ पर गिरती हुई। अब बोल रहा है कि सैनिक, ये जो सैनिक की टुकड़ी है ये भी क्या आती है, सरल रेखीय गति करती है, ठीक है। फिर कहते हैं सीधी एक समतल सड़क पर चलती हुई कार, ये भी सरल रेखीय गति है। देखिए उदाहरण से जो है ना, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी से पूछा जाता है, जो कि ये सब उदाहरण आप लोग का इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग छाट के लाए हैं प्रीवियस ईयर से, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है, उदाहरण बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सैनिक वाला है जो कि कदम ताल मिलाता है, जो चलते हैं ना कदम ताल, इसे एक साथ पीट कर एक समान में आगे बढ़ते रहता है सैनिक, ये सरल रेखीय गति कहलाते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए वक्रीय गति, वक्रीय गति को हम लोग क्या कहते हैं, जब कोई पिंड किसी घुमावदार अथवा वक्रीय पथ पर गति करता है तो उसी गति को क्या कहते हैं, वक्रीय गति कहते हैं। इस गति में पिंड की दिशा में परिवर्तन के साथ उसकी वेग भी परिवर्तनशील करता है। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, परिवर्तन होता है, ठीक है ना, इसका उसकी वेग भी परिवर्तन होता है। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, वक्रीय गति में कुछ समझना उतना नहीं है, लेकिन यही है कि वक्रीय गति में तो उसका जो है ना वक्रीय पथ पर करता है, बस इतना ही जानना। देखिए जैसे में ये कार चल रही है, उदाहरण पहले देख लेते हैं हम लोग। देखिए बोल रहा है कि घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार, ठीक है, तो ये देखिए घुमावदार सड़क है, इधर से कार चल रही है, तो ये क्या कर रही है, वक्रीय पथ पर चल रही है, यानी कि पूरा इसे अपने अपने वेग में पूरा इधर से उधर घुमावदार होता है, तो इसे क्या कर रहा है, बहुत परिवर्तन कर रही है वेग में, कभी इधर से कभी उधर कभी उधर, तो ये क्या कर रही है, वो कर्व वक्रीय गति है। अब देखिए इधर कर रहा है खिलाड़ी द्वारा बास्केटबॉल को बास्केट में डालना, ये क्या है, वक्रीय गति है। डॉल्फिन द्वारा समुद्र में गोता लगाना, ये कुल क्या कर रही है, डॉल्फिन इधर से आ रही है इधर गिर रही है, तो क्या कर रही है, वक्रीय गति कर रही है। वक्रीय गति को हम लोग समझ लिए, जिसको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख सकते हैं वक्रीय गति। अब देखिए वृत्तीय गति, वृत्तीय गति जो है ये लूसेंट से लिया गया है, लूसेंट को हम लोग पूरी तरह से कवर करते चल रहे हैं।
आराम से देखिए, लूसेंट से मिला मिला कर पढ़ते चलिए भाई लोग, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। देखते रहिए। चलिए यहाँ पर कह रहा है वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। देखिए वर्ताकार, वर्ताकार मतलब वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर क्या करती है, गति करती है, उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो भाई एक समान से गति करती है तो क्या कहते हैं, एक समान गति, ठीक है। जैसे मैं कि देखिए यहाँ पर ये गति कर रहा है, तो ये कैसे कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। और ये देखिए वो पृथ्वी है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर से चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या करें, वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इधर उदाहरण देख लेते हैं। जैसे में उदाहरण में करें, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए कृत्रिम उपग्रह की गति। जैसे में कि जो कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, चंद्रमा को, चाहे वो सब यदि कृत्रिम उपग्रह जो बनाया गया था है। अब देखिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, वृत्ताकार पथ पर धावक की गति, ये कुल क्या है, ये कुल मतलब वृत्तीय गति है। समझ में आ गया। वृत्तीय गति वो घूर्णन गति आता है, वो दोनों में अंतर हम बताएंगे। वृत्तीय गति किसी दूसरों को चारों ओर चक्कर लगाएगा, ये इतना जानना है। जैसे में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, ये बिंदु के चारों ओर ये क्या है, कृत्रिम उपग्रह है जो बनाया गया है, ये कुल चक्कर लगा रहा है इधर चारों ओर, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, यदि वृत्तीय गति। अब देखिए वृत्तीय गति के बाद हम लोग देखेंगे, ये भी देख लीजिए वृत्तीय गति जो कि एक दूसरे के चारों ओर से चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। इसको देख लेने पर हम लोग के दिमाग में यदि बैठ जाएगा कि हाँ वृत्तीय गति क्या होता है और घूर्णन गति क्या होता है। अभी घूर्णन गति के बारे में हम लोग बताएंगे। देखिए वृत्तीय गति, वृत्तीय गति में कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, ठीक है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाता है। त्वरण की दिशा वेग की लंबवत होती है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि त्वरित होती है, जो कि त्वरित मतलब कि त्वरण आगे पढ़ाया जाएगा, त्वरित की कम बेसी किया जाता है, चाल में परिवर्तनशील, और वेग की दिशा इसका हर एक प्रत्येक बिंदु पर बदलते रहता है। जैसे मैं यहाँ पर देख लिए, जो कि ये वेग से चल रहा है, बाकी इधर कुछ जाए ना, ये तो सीधे इसका वेग जाना चाहिए, इधर से जा रहा है सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये इधर आ गया, अब फिर इधर से जा रहा है, इधर जाना चाहिए, लेकिन फिर इधर घूम गया। यानी कि इसका वेग क्या हो रहा है कि हमेशा सीधे जाते समय दिशा इसका बदल जा रहा है। और इसका जो त्वरण की गति यहाँ पर लिखा है, त्वरण की दिशा वेग की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। ये वेग की दिशा के लंबवत होता है त्वरण की दिशा। ये तो हो गया। और दूसरा का नंबर ये भी बहुत बहुत पूछता है, लिखा है डोरी से बांधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के साथ समय क्या होता है, उसके डोरी टूट जाता है। तो पत्थर क्या होता है कि स्पर्श रेखा में उड़ जाता है। ये कुल हम लोग बचपन में भी किए हैं कि पूरा ऐसे डोरी को बांध लेंगे, डोरी में पत्थर उत्थर चाहे कुछ भी बांध लेंगे, गिट्टी उट्टी, और घुमाएंगे, घुमाते घुमाते हम लोग के देखते हैं अचानक डोरी टूट जाता है तो सीधे एकदम जाता है। वैसे ही देखिए ये लिखा है साइड व्यू और लिखा है टॉप व्यू, ऊपर का व्यू। साइड व्यू में देखिए कि ये ऐसे लेकर ऐसे ऐसे नचा रही है लड़की, लेकिन ऐसे ऊपर से देखिए हम लोग ये नचा रहा है, बकरी यहाँ से डोरी टूट गया तो ये क्या हो गया, वो सीधे स्पर्श रेखा में भाग गया, इधर आ गया, इधर आने लगा। तो वही बात बता रहा है कि जब डोरी टूट जाता है तो कैसा रेखा में जाता है, तो स्पर्श यानी कि रेखिक एकदम रेखीय गति में एकदम चल जाता है, ठीक है ना। वैसे ही याद कर लेना है कि सीधा रेखा में गति करता है। चलिए अब कह रहे हैं और अनियमित गति, अनियमित गति रैंडम मोशन। जब कोई वस्तु अपनी गति की दिशा अनियमित रूप से परिवर्तित करता रहता है तो इस प्रकार की गति को अनियमित गति कहते हैं, ठीक है भाई। कैसे भाई अनियमित करता है कि कोई भी वस्तु हो तो अपने उसका दिशा का मालूम ही नहीं है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, तो उसको क्या कहेंगे, अनियमित गति। मतलब किधर भी कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर, अनियमित गति। ये तो ठीक है, बाकी इसका उदाहरण जो है तो पूछते रहता है एग्जाम में। देखिए ये गैस के अणु की गति होता है जो अनियमित होता है। चींटियों की गति, धूल कण यानी कि डस्ट पार्टिकल्स की गति, आकाश में पक्षियों की गति, ये कुल क्या है भाई, तो अनियमित गति है। अनियमित गति को क्या कहा जाता है, जिगजैग मौसम कहा जाता है। अनियमित गति को जिगजैग मौसम भी कहा जाता है तथा ब्राउनिंग गति भी कहा जाता है। अच्छा, और अनियमित गति को हम लोग जानेंगे जिगजैग गति कहा जाता है। याद रखना भाई जिगजैग, ये ऐसे याद करना, जिगजैग मतलब कि देखते हैं भूख भकिया बढ़ता है एकदम भूख भाग करता है, तो इसी प्रकार से याद कर लेना, भूख भाग नहीं जिगजैग मतलब भूख भाग जिगजैग वैसे करता है ना, तो इसी प्रकार से याद कर लेना जिगजैग गति, ब्राउनीय गति इसको कहते हैं। देखिए जैसे में ये गैस है, तो गैस क्या कर रहा है कि इधर से उधर पूरा इधर से उधर अपने में अथी कर रहा है,
इसके अनियमित कहीं पर मतलब इसका दिशा नहीं बुझ मालूम नहीं चल रहा है कि किधर से गति क्या कर रहा है इधर। ये कुल देखिए आकाश में उड़ती हुई पक्षी भी अनियमित रूप से क्या गति करती है, रेंडम गति का उदाहरण है। ठीक है, देखिए घूर्णन गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं, हम लोग पीछे पढ़े हैं वृत्तीय गति को। वृत्तीय गति जो कि एगो किसी भी वस्तु के चारों ओर पर चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। लेकिन हम अब पढ़ेंगे घूर्णन गति। इसमें कह रहा है यह गति उन वस्तुओं का वर्णन करती है जो एक अक्ष के चारों ओर घूमती है, घूर्णन गति कहलाती है। एक अक्ष के चारों ओर से घूमती है उसे घूर्णन गति कहलाता है। ठीक है, घूर्णन घूर्णन एवं वृत्तीय गति में लगभग एक जैसा गति प्रतीत होता है, जबकि अपनी अक्ष के साथ साथ दूसरी वस्तुओं का चारों ओर घूमता है तो वृत्तीय गति कहलाता है। देखिए इतना पहले समझते हैं घूर्णन गति को क्या कहते हैं, जो अपने अक्ष पर, जो ये लट्टू है जो कि अपने अक्ष पर घूम रहा है भाई, तो इसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति। लेकिन वृत्तीय गति क्या कहते हैं, ये जैसे चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, आज सूर्य के चारों ओर से चक्कर लगा रहे हैं, तो ये कुल क्या है, ये सूर्य के चारों ओर से चक्कर लगा रहे हैं, ये क्या है, वृत्तीय गति। ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है ये घूर्णन गति। इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कह रहा है कि वृत्तीय गति कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वृत्तीय गति के, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है जबकि यह अपनी ध्रुव पर भी घूमती है। देखिए ये ध्रुव पर अपने तो घूमती है, ये सब कुछ जानता है, और सूर्य के चारों ओर से चक्कर भी लगाती है, तो ये भी सब कुछ बात जानता है। लेकिन इसमें ये मेन बात है कि चारों ओर से जो चक्कर लगा रही है तो उसे तो क्या कहेंगे, उसको वृत्तीय गति कहेंगे, और जो अपने अक्ष पर घूम रही है उसे घूर्णन गति कहेंगे। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखा है लट्टू की गति हो गया, और लिखा है वाहनों के पहिया का है घूर्णन गति है। पृथ्वी का घूर्णन, हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे पंखों की गति, ठीक है, आदि घूर्णन गति के प्रमुख उदाहरण हैं। इस सब जानकारी जैसे में ये कुल हो गया, जैसे में कि पंखा भी है तो घूर्णन गति में आता है, पंखा नाचते रहता है अपने अक्ष पर चारों ओर से। हेलीकॉप्टर के पंखा हो गया, लट्टू के गति, वाहनों की पहिया, ये कुल क्या हो गया, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन गति कहलाती है। लेकिन पृथ्वी चारों ओर सूर्य के चक्कर लगाती है तो क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए घूर्णन गति से एक उदाहरण देख लेते हैं। जो उदाहरण चाहे इसको क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि घूर्णन गति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त निर्देशात्मक सहायक सामग्री होगा, बताइए। पहला में बताइए तो पंखे के ब्लेड होगा, या दरवाजे का हैंडल, या रस्सी चरखी प्रणाली, या खिलौना गाड़ी। कौन हो जाएगा भाई, तो ये भाई खिलौना गाड़ी कुल। तो देखिए हम अभी पता है कि हेलीकॉप्टर का पंखा, चाहे ये पंखा ब्लेड जिसमें कि पंखा होता है उससे जुड़ा रहता है, ये जुड़ा रहता है इसे पंखा। चलिए ये पंखा हो गया। अब ये चक्कर लगाएगा चलेगा तो सबको एक साथ अपने अक्ष पर घुमाएगा, ठीक है ना। ये किसी दूसरे का भाई रूम के चारों ओर नहीं घूम रहा है, वो अपने अक्ष पर घूम रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा उपयुक्त। मेरा सबसे अच्छा लग रहा है, बैठ रहा है ए। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर है। सब इसमें प्रीवियस ईयर से डाला गया है, टैग लगाए होंगे या नहीं लगाए होंगे। चलिए देखिए इसमें कह रहा है एक अक्ष के चारों ओर गति करती कोई वस्तु किस प्रकार की गति प्रदर्शित करती है, बताइए। स्थानांतरीय गति में हम लोग ये तो नहीं पढ़े थे। घूर्णन गति, ठीक है भाई। वक्रीय गति, भाई कह रहे आवर्ती गति। इसमें से तो अपने अक्ष पर भाई, अपने अक्ष पर तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पंखा उंखा ये सब बताए थे, तो ये अपने अक्ष का क्या हो कि घूर्णन गति हो जाएगा। चलिए और भी पढ़ेंगे। देखिए ये सब देखते हैं पहले, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब कर रहे हैं प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रक्षेप गति को हम लोग लूसेंट से लिए गए हैं, इसको समझते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल से और अच्छा से देखेंगे। जब कोई पिंड एक नियत त्वरण के अंतराल गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं और वक्र पथ को प्रक्षेप पथ कहा जाता है। ठीक है, अब कहते हैं यह सदैव पराबोलय होता है। याद रखना भाई, वो करिए यह प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, पराबोलय होता है, पराबोलाकार होता है। धनुष से छूटा बाण, ये कुल उदाहरण है उसका। धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला आदि मार्ग पराबोलय होता है। ये सभी प्रक्षेप गति का उदाहरण है।
ठीक है भाई, प्रक्षेप गति। अब और देखते हैं इसके थोड़ा सा इजी भाषा में हम लोग क्या होता है। जब जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर के अलावा अन्य दिशा में फेंका जाता है, मतलब कह रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधे के अलावा, सीधे नहीं, ऊपर नहीं पूरा, नहीं तो फिर जाएगा फिर आ जाएगा, सीधे के अलावा किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, ठीक ना। जैसे मैं फेंक दिया को किसी मतलब 90 डिग्री से कम के यदि एंगल पर फेंका जाता है तो वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर गिरती है तो वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये तोप छूटा है, तो तोप छूटा है तो ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे नहीं गया बल्कि इधर से गया और किसी अन्य तल पर गिरा, तो ये क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण हो गया। देखिए प्रक्षेप गति का और देख लेते हैं हम लोग प्रक्षेप गति। तो इसमें कह रहा है कि प्रक्षेप गति जो होता है ना वो द्विविमीय होता है, ठीक है। द्विविमीय मतलब कि जैसे में यहाँ पर बताया गया है कि जिसमें देखिए एक्स अक्ष में भी जाता है और वाई अक्ष में भी जाता है, तो ये द्विविमीय होता है, याद कर लेना है। प्रक्षेप गति अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए कितना डिग्री पर फेंका जाता है, 45 डिग्री पर। देखिए यहाँ पर जो है फिगर में 75 पर फेंका है तो बहुत कम दूर गया है, लेकिन 45 डिग्री पर फेंका है तो बहुत दूरी गया है। तो याद कर लेना है कि अधिकतम दूरी फेंकने के लिए 45 डिग्री पर जाता है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोल रहा है प्रक्षेप कोण थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों के लिए 36 परास समान होता है। अब बोल रहा है प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कोण कितना होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। देखिए प्रक्षेप गति जो होता है ना, यहाँ पर समझाते हैं ताकि अच्छा से समझ में आए इस फिगर पर। देखिए इधर जो है प्रक्षेप गति का ये वाला मैक्सिमम होता है, ये जो होता है ये वाला मैक्सिमम है, और इधर से इतना, तो इधर मैक्सिमम ऊंचा वाला और इधर जो है इसके बीच का कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है, यही बात बोला है। अब देख लेते हैं हम लोग। अब ये जो है कि बहुत बार पूछता है एग्जाम में, इस सबसे कुल छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखते चलेंगे। अब पूछ रहे हैं उड़्यन काल। उड़्यन काल मतलब क्या होता है कि प्रक्षेप को ओ से हो गया, ओ से बी तक, अच्छा बी तक आ गया, बी तक हवा में जाने में लगा समय, यहाँ पर लगा रहेगा, ठीक है, लगा समय उड़्यन काल कहलाता है। देखिए ए से बी तक जाने में हवा में, वो भी ये नहीं कि नीचे नीचे चल गया कहेंगे कि उड़्यन काल हो गया, नहीं, ये क्या होता है कि हवा में जाएगा ऊपर ऊपर तो उसी को क्या कहते हैं, उड़्यन काल। देखिए उड़्यन काल के निकालने के लिए टी बराबर होता है फॉर्मूला, इसको मतलब कि डायरेक्ट याद कर लेना है, इसको सिद्ध कराने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो टी बराबर क्या होता है कि 2u साइन थीटा एज जी, ठीक है, 2u साइन थीटा, और बाटा में क्या होता है जी का मान हम लोग का डायरेक्ट मान रखेंगे 10, 9 पॉइंट कुछ होता है, बाकी 10 रख कर हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है एक तोप के गोला, क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि मालूम चले, कुल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है भाई, मालूम चले कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बस यही जानना है कि कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं तो ऐसे नहीं कुछ होगा, बाकी ये जानना जरूरी है, तब पर भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यह लिखा है एक तोप के गोला 30 डिग्री के कोण पर 80 मीटर की वेग से फेंका जाता है तो कितनी देरी बाद वह पृथ्वी पर गिरेगी, ऐसा लिखा है। उड़्यन काल यानी कि पूछ रहा है, मतलब कि एक तोप के गोला है अब फेंका जा रहा है तो कितने देर के बाद गिरी, तो गिरी टाइम निकालना होगा, तो क्या बताए थे हम लोग, 2u साइन थीटा। देखिए भाई बोर नहीं होना है और आराम से देखना, अभी और आगे क्लास है बहुत अच्छा से, इसको देखने चलते हैं। देखिए टू के जगह पे 2 लिख दिए, यू के जगह पे क्या लिखेंगे 80 लिख दिए, साइन थीटा, साइन के जगह पे साइन लिख दिया, और थीटा का मान कितना दिया है 30 दिया है, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिया है 80 दूनी कितना होता है 160, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर तो कट गया है, और इधर इसे 2 से कटाएंगे तो 8, यानी कि 8 आ जाएगा, तो 8 मिनट चाहे जो भी मिनट समय में दिया होगा उसका आंसर मार लेंगे हम लोग। चलिए अब कह रहा है 36 परास निकालने के लिए, एगो तो पूछता है उड़्यन काल, एगो 36 परास, एगो पूछते हैं ऊंचाई, ये 3 गो पूछते रहता है हमेशा बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसको जान गया वो तो भाई बना लेगा, उसका 2 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे ही फिर इधर से उधर करते रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। अब देखिए अब बोल रहा है प्रक्षेपण बिंदु से पृथ्वी तल से, अच्छा हम लोग 36 प्रश्न बता रहे हैं, हाँ तो यहाँ से देखिए प्रक्षेपण बिंदु से पृथ्वी तल से टकराने की क्षैतिज दूरी को प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भाई जितना दूर पर गोइल प्रक्षेपण गति का वो पृथ्वी दूर से टकरा गोल ओकर दूरी को क्या कहना जाए, परास कहनी चाहिए, ठीक।
तो 36 प्रयास के कैसे निकाला जाला, तो 36 बेग कितना के बेग से गया, और उड़ियन काल कितना उड़ियन काल रहे, तो उड़ियन काल को हमको निकालने हैं कितना 2u साइन थीटा बाटा में जी। इसका 36 बेग इधर जाता है तो कितना से जाता है, u कोस थीटा से, तो u कोस थीटा, तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर पूरा इसको सॉल्व करने पर आया है यू स्क्वायर, यहाँ पर यू स्क्वायर होगा, ठीक है ना, थोड़ा देखिए यू स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर, चलो ठीक है, साइन 2 थीटा बटा में जी। अब देखिए इसके बारे में यहाँ पर वही फार्मूला है जो कि यहाँ पर स्क्वायर बुझा रहा है, इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा थोड़ा अच्छा से। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि एक भाला को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, तो वह कितने दूरी पर जाकर गिरेगी, वह कितनी दूरी पर जाकर गिरेगी, तो देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 का स्क्वायर, यहाँ पर है साइन, यहाँ पर साइन दिया ना, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बाटा में 10, तो 20 को स्क्वायर किए तो 400, और साइन मान लो कि 30 में दूसरे कितना है तो 30 60, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2, तो वहीं यहाँ पर लिख दिया √3/2, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 10 कहाँ से आ गया भाई, तो 10 आ गया, जी का मान हम लोग 10 मानते हैं, ठीक, मतलब कि ऐसे भी ले लिए कि ताकि ये ना हो के, देखिए जी का मान 10 ले लिए, ज़्यादा कैलकुलेशन है तुम्हारे, हो गया, इसको सॉल्व किए तो आया 20√3। चलिए अब आगे देखते हैं, एक और है भाई, देखिए इसको, ये लिख रहा है महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई किसे कहते हैं, प्रक्षेप के दौरान वस्तु विभिन्न ऊंचाई पर गति करती है, इस सभी में जो सबसे अधिक ऊंचाई होता है उसे ही महत्तम ऊंचाई कहा जाता है। देखिए इसमें क्या करें, प्रक्षेप जो फेंका जाता है ना, तो इसमें क्या होता है विभिन्न गति करता है, कभी इतना ऊंचाई पर, कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना, और जो सबसे ऊंचा महत्तम ऊंचाई होता है, फिर तो अभी इधर घट रहा है, सबसे उधर ऊंचा मतलब ऊंचा होता है महत्तम, तो उसी को क्या कहते हैं महत्तम ऊंचाई। तो एच मैक्सिमम निकालने खातिर क्या किया जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और फार्मूला लगाकर इस पर क्वेश्चन आएगा तो बना देंगे। अब इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, देखिए बताइएगा वीडियो में कि अगर साथ में क्वेश्चन चलेगा तो ठीक है कि लास्ट में, कितना लोग लास्ट में कराते हैं, तो लास्ट में थोड़ा अच्छी नहीं रहता है, जितना पढ़ो उतना क्वेश्चन करते चलो, ताकि क्वेश्चन मालूम चलेगा कि इधर से आ रहा है, और क्वेश्चन करते चलो, कन्फ्यूज डाउट हटाते चलो। देखिए इसमें पूछ रहा है किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी प्रक्षेपित करती है, तो अभी बताएं सर्वाधिक करने के लिए 45 डिग्री पर फेंका जाता है। और बता रहे किसी प्रक्षेप का प्रक्षेपण वक्र या पथ खाली स्थान होता है, कैसा होता है भाई पथ होकर, जैसे में प्रक्षेप में प्रोजेक्टाइल मोशन में पथ कैसा होता है, तब परावलय होता है ना, तो ऐसे होता है, तब परावलय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना इजी दिया है, कुल पूछा हुआ है, टैग नहीं लगाया बल्कि पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है दूरी, अब दूरी को हम लोग कैसे याद करेंगे भाई, याद क्या करना है, समझना है, दूरी किसे कहते हैं हम, तो किसी इक्विवेलेंट में क्या है, तो बोल रहा है किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है, यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होता है। अब देखिए ये दूरी तो बता दिया कि कैसे, कौन समय अंतराल देवल गई बाटे कि इतना देरी में चल जाएगा बा, तो समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई ज्ञात करता है। देखिए यहाँ से हम लोग समय देते हैं, समय गिना रहा है, और वस्तु कितना आगुल, यहाँ से यहाँ तक आगुल, यहाँ तो 20 सेकंड में मान लो कि जैसे आवर्स प्रति सेकंड बढ़े, तो यहाँ से आ गया, तो इसकी लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। समझ में आया, थोड़ा वीडियो पीछे करके नहीं समझ में आएगा तो समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो कौन होती है भाई, दूरी, जो कि अभी यहाँ पर बताए, जो कि सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। सदिश और अदिश राशि का हम लोग वीडियो बना दिए हैं, जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए विस्थापन, विस्थापन किसे कहते हैं, एकदम भाई इजी है, एकदम समझ लेना है। विस्थापन कर रहा है एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। यह सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए विस्थापन इसे को कहते हैं जो कि मतलब कि देखिए दूरी को हम लोग कहते हैं कि चला गया कितना समय में कितना दूर गया, तो ये तो दूरी हो गया, लेकिन वही दूरिया को हम लोग क्या करेंगे, कितना जल्दी निकट, मतलब जल्दी पहुँच जाए, मतलब जल्दी पहुँच जाए वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, समय का छोटा रास्ता खोजना है बस,
उसी को विस्थापन कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर इस घर से हमको उस घर जाना है, एगो लड़का है कि इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, उधर से उधर गया, तो इतना दूरी है, तो वो बताएगा कि भाई 120 किलोमीटर दूर है। ये इसका छोटा रास्ता खोज लेगा, ये कहेगा कि 120 किलोमीटर, हम तो ऐसे गए तो 60 किलोमीटर होगा भाई। तो ये वाला छोटका ही सबसे जितना छोट मिल जाए रास्ता, उसी को विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, याद कर लेना, याद करना, समझ लिए तो ठीक है। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। अब बताओ भाई कि कोनो वस्तु के द्वारा तय कइल बाटे जीरो एकदम शून्य बाटे, तो विस्थापन कितना हो जाए भाई, तो सिंपल बाटे शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। अब देखिए यहाँ पर कह रहे विस्थापन में, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भाई, वेग कहते हैं। वेग मतलब कि उसको परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, याद कर लेना। अब कह रहे हैं एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, तो कितना इसका विस्थापन होगा बताओ। तो इसका देखो, मान लो कि यहाँ से कोई है, अब फेंक दिया है 100 मीटर ऊंचा, और फिर वहीं पर आ गया, तो विस्थापन का भाई शून्य हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या है कि वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 गलत है, वस्तु का वास्तविक तय की गई कुल दूरी शून्य हो गया, तय की गई कुल दूरी शून्य। ठीक बेटे, यहाँ पर देखते हैं दूरी, तो दूरी भाई जोड़ाएगा, फिर गया फिर आया, तो दूरी तो जोड़ाएगा, तो ये गलती है, दूरी तो जोड़ाएगा, ये भी गलती था। वही कह रहे वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100, गलती है भाई, गया और फिर वहीं पर आ गया, तो क्या होगा विस्थापन, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा। हम लोग से पूछा था कि विस्थापन ने पूछा था, ऊंचाई पर जाती है फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, तो वास्तविक विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य होगा। ठीक है ना। यहाँ पर कुल बोल रहा है कुल दूरी शून्य, तो कुल दूरी तो शून्य नहीं होगा, कुल दूरी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बोल रहा है चाल, अभी हम चाल देखें ना, देखें ना दूरी हम लोग देखें कि मतलब चली गई समय अंतराल में कितना दूरी गई, उसको दूरी। अब चाल देख लेते हैं। चाल इसमें कह रहे किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी, ठीक है ना, को चाल कहते हैं। देखिए चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, यह एक अदिश्य राशि है, इसका ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए चाल का होता है कि प्रति सेकंड तय की गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक भाई तय तो दूरी कैलस 20 सेकंड में, लेकिन प्रति सेकंड 1 सेकंड में कितना दूरी कैले बटे ओकरे के चाल के निकालने के बटे। तो यही बताई कि बात होगा कि दूरी को हम लोग समय से भाग कर देंगे, कितना समय में कितना दूरी गया, तो चाल ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में कितना 288 मीटर की दूरी तय करता है, तो गति ज्ञात करें। तो 288 मीटर का, तो देखिए यहाँ पर 288 मीटर दूर हो गया, तो हम लोग का लिखाने थे स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम। तो कितना डिस्टेंस है भाई, तो 288, कितना टाइम 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड में हम लोग को गुना करेंगे, तो देखिए 6 चौका 24 है, 400 का 24, 6 5 30 तक बेसी से चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग और देखेंगे कितना से जा रहा है, 4 से, तो यहाँ पर जा रहा है 6 चौका 24 4, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही मिल रहा है, 4 से जो जाने वाला है, और इधर तो जा रहा है 3 से 8 से इक्वल कट जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। एक बार देख लिए कि 4 से कट रहा है, फिर इसके बाद पॉइंट में आएगा, फिर अब एथी होगा, तो हम लोग ऐसे। अब देखिए हम लोग इसको देख लेते हैं जो कि लूसेंट का है। देखिए लिया है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतना ही दूरी को v2 चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल कितना होगा। तो इसको ये देख लीजिए, यहाँ से निकालने का 2u1 और फिर u2, ठीक है ना, चाहे v1 v2 होगा और फिर बटा में v1 प्लस v2, ठीक। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये सब कैसे बनता है आखिर, तो इसको देख लेंगे। अब थोड़ा बोर नहीं होना है भाई, मेहनत करना है, तब पर भी कुछ होगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं एक वस्तु को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दिल्ली से जयपुर की यात्रा करता है और वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जयपुर से दिल्ली की यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा की औसत ज्ञात कीजिए।
औसत गति ज्ञात करने के बाद देखना है कि यहाँ से देखिए दिल्ली और जयपुर, दिल्ली से जयपुर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, लेकिन जयपुर से दिल्ली आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो भाई तो दूरी तो उतना ही हुआ, तो हम लोग को दूरी उतना हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला कब पढ़े थे, टू और पढ़े थे 2s1s2 बटा में s1 प्लस s2। तो यहाँ पर रखेंगे तो s1 कितना की स्पीड से गया 40 ले, अगुना आया 60 ले, बाटा में दोनों को जोड़ कर देंगे तो बाटा में 100 आ गया। यहाँ पर 2 को 0 से 2 को कट गया, 6 चौक 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर। अब ऐसे हो गया। अब एगो हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क पर, एगो 40 की स्पीड से जाता है और दूसरा जाता है 60 की स्पीड से। ये मान लो 40 है, 20 60 की स्पीड से, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 120 होगा। तो 40 में 120, 4 3 12, तो 0 से 0 कट गया तो 3 और 6 दूनी 12 2। तो अब स्पीड निकालने के लिए क्या क्या जगह, एगो तो जाने में एगो आने में, तो इसके लिए हम लोग 2 करेंगे 2 बार। कितना दूरी है तो 120 दूरी, ये दोनों मिलकर कर रहा है, दोनों मिलकर 3 2 5 मिलकर कर रहा है तो 48 में हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है जो कि इस पर आधारित है, एक और सब टाइप से लिए हैं। इसमें बोला है जब वस्तु अपनी यात्रा के आधे भाग v1 चाल से और शेष आधी भाग v2 चाल से चलती है तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल बताना है। देखिए आधी यात्रा v1 से, आधा यात्रा v2 चाल से चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मतलब उसका यदि है, देखिए एगो a से लेकर b तक जा रहा है कि t से कितना आधा दूरी तो s1 से, और फिर आधा दूरी गया s2 से। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, जिसमें टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर कितना होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो डिस्टेंस निकालने कहते हैं, इसमें गुना कराएंगे नो, इधर से डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। तो यहीं पे लिखा है टाइम गुने स्पीड है, और फिर टाइम गुने स्पीड 2 मतलब s2, और बटा में इसको क्या करेंगे 2t से गुना कर देंगे, और यहाँ से टी कॉमन निकल जाएगा, कट जाएगा s1 s2, यहाँ से आ जाएगा s1 प्लस s2 बटा में 2। ठीक है, ऐसे आगे हम जान रहे हैं कि थोड़ा बोर हो रहे हो, बाकी तब पर भी करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाई कितना है, तो इधर से इधर तो पहले हम लोग काट लेंगे टाइम को, एक समान है, जिसमें इधर था टी तो टी तो भाई कॉमन आकर कट ही रहा था ना। देखिए यहाँ से आकर कॉमन कट रहा था, यहाँ भी कट रहा था, तो s1 s2 ये बच रहा था। तो इसीलिए हम लोग टी कितना भी रहेगा, आधा दूरी समय 1 घंटा में करेगा, तब पर भी आधा मिनट में करेगा, तो इसलिए कट जाएगा वो दोनों, आप फिर उसको दोनों को जोड़ के भाग करा देंगे। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे त्वरण किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण तब होता है जब किसी वस्तु की गति बढ़ाया जाता है या घट जाती है या दिशा जो है बदल देती है, इसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अच्छा, बढ़ती गति को लोग आमतौर पर क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब बढ़ती गति को आमतौर पर लोग त्वरण बोल देते हैं, लेकिन घटती गति जिसे मंदी या मंदता भी कहा जाता है। ठीक है, बदलती दिशा सेंट्रीपिटल त्वरण कहा जाता है। देखिए बदलती दिशा जो होते थे उसको सेंट्रीपिटल कहते हैं त्वरण, और जो यदि गति अगर बढ़ जाएगा तो त्वरण कहा जाता है, और कम हो जाएगा तो मंदन कहा जाएगा। बदलती दिशा को बार बार इधर से उधर लहरिया कट दिशा होता है ना, बदलता है, तो क्या होता है कि इसका क्या होता है कि वो सेंट्रीपिटल त्वरण होता है। त्वरण कैसी मात्रक मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। देखिए त्वरण का एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, अब इसका समय अंतराल, ठीक है ना, तो ये वाला हो जाएगा। देखिए त्वरण यह है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट चाल से एकदम चलते जा रहा है, लेकिन यहाँ पर त्वरण क्या बोल रहा है, वो कांस्टेंट है जो सीधे चल रहा है। बाकी त्वरण किसे कहते हैं कि ये अपने दिशा में लगातार वृद्धि कर रहा है। देखिए इसे जल्दी कर दिया, इधर धीरे धीरे जा रहा है, फिर जल्दी लगातार वृद्धि कर रहा है, इसको त्वरण कहते हैं। और क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु का त्वरण इसके खाली स्थान में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन का होता है। प्रति इकाई समय में, कौन चीज़ के समय में होकर रहा भाई, तो इसको कमेंट करना है आप लोग का। अभी इधर बताए ना कि सब किसके वेग के परिवर्तन में होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो के कमेंट में कीजिएगा कि इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, वेग होगा या बल होगा या संवेग होगा या विस्थापन होगा। मतलब त्वरण किसे कहते हैं ये वाला बताना है, कमेंट करना है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग
5 सेकंड में किसी कार्य का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो उसका त्वरण बतावे के बाद। अब त्वरण बताइए भाई कि त्वरण निकालने खातिर अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग और समय अंतराल पूछे तो देखो, तो अंतिम वेग कितना होता है, 10 होता है, 10 हो रहा है। कितना मतलब प्रारंभिक था तो कितना था भाई, तो 5 था, तो 5 हम लिख दिया। बाटा में समय कितना सेकंड, 5, तो बराबर इधर कट गया तो 5 है, इधर 5 तो कट गया 1, तो 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो गया। एएलपी के पूछा है 2018 में शिफ्ट 3 में पूछा है, इंपॉर्टेंट है। हम इसलिए इसको डाल दिए ताकि आप लोग छोड़िएगा नहीं तो छोड़कर सब कुछ जाएगा। अभी भी वीडियो किसी को मन करेगा कि छोड़ देगा, तो बाकी छोड़िएगा, आप लोग का जाएगा और क्या पूछ लेगा। देखिए इसमें देखिए, यदि 10 ये सब कोई पढ़ाता भी नहीं है, जानता है बच्चा एकदम बोर हो जाएगा, छोड़ छाड़ देगा। लेकिन आप लोग देख लीजिए कम से कम, और थोड़ा सा है। देखिए इसमें कह रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। इसमें कह रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। ठीक है भाई, तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है यहाँ पर, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा हमेशा, इसलिए इसको डाल दिए हैं। ये एलपी में ये भी पूछा है, रेलवे में पूरा भर का क्वेश्चन ऐसा पूछा था। तो बल बराबर होता है मास गुने भाई क्या होता है, ये त्वरण, ठीक है ना। तो कितना होगा, द्रव्यमान को मास भी कहा जाता है। तो बल, तो इसमें क्या कर रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान, ठीक है ना, 10 किलोग्राम तो यहाँ पर 10 लिख दिए। और त्वरण कितना लगा रहा है, किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण, तो इधर 20 न्यूटन लगा रहा है, तो इधर से कट गया तो कितना बच गया, 2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी, प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसको निकालिएगा समझ कर, देखिए यहाँ पर सब चीज़ खाली वैल्यू दादा क्या बस कर लेना है। बाकी इसमें हम ये बताना चाहते थे कि ये फॉर्मूला याद करना है, एफ बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, इसको याद करिएगा। मंदाता किसको कहा जाता है, मंदाता का अर्थ किसी वस्तु खाली स्थान से चल रही है तो नियत चाल से, नहीं भाई, घटती हुई चाल से, तो हाँ घटती हुई चाल से चल रही है, एक समान सा नहीं, बढ़ती हुई चाल से त्वरण हो जाता है, तो घटती हुई चाल से हो जाएगा। ये अब हम लोग पढ़ते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कोण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूमती जाती है उसे उस कोण का कोणीय वेग कहा जाता है। इसे प्रायः ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर θ/t। चलिए अब खत्म हो गया। अब ये जो वीडियो नहीं देखा है सदिश अदिश राशि को, वो देख लेंगे। चलिए ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लगले जल्दी आएगा।